हेलो फ्रेंड्स, 10वीं क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज हम जेपीएससी के सिलेबस के हिस्ट्री पोर्शन को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या करना है। तो सबसे पहला तो ये है कि हिस्ट्री में को 4 भाग में बांटा गया है। पहला है आपका एंसेंट इंडिया, दूसरा है आपका मेडिवल इंडिया, तीसरा है आपका मॉडर्न इंडिया और चौथा है आपका झारखंड का इतिहास या हिस्ट्री ऑफ झारखंड। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत और झारखंड का इतिहास। तो ये 4 पार्ट है और इस 4 पार्ट को हमें इतिहास में हमें करने का ज़रूरत पड़ेगा अपने जेपीएससी सिलेबस के अंतर्गत। ठीक है, तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि प्राचीन भारत के अंतर्गत हमें क्या क्या करने का ज़रूरत है। पहले 1921 से पहले तब का ऋग्वैदिक काल को सबसे पुराना काल माना जाता था भारतीय इतिहास के हिसाब से। लेकिन 1921 में या 22 में जब आपका हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा का जो साइट है या मोहनजोदाड़ो का जो साइट है, जब उसका खुदाई हो गया उसके बाद से भारतीय इतिहास में काफ़ी बड़ा बदलाव आया और हमारा सबसे पुराने काल में जो कि सभ्य था वो आपका हड़प्पा सभ्यता का काल बन गया। ठीक है, उससे पहले के काल में हम पाषाण युग को पढ़ते हैं, जब आपका पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक वगैरह को हम पढ़ते हैं। ठीक है, वो अलग इशू है, लेकिन वो हमारा मेंस के सिलेबस में वो सब नहीं है। हमारा मेंस का सिलेबस आपका हड़प्पा से शुरू होता है। तो देखिए कि हमें हड़प्पा सभ्यता में क्या क्या करने का ज़रूरत है। तो भारत के इस भाग में हमारा हड़प्पा सभ्यता था और इसका विकास कैसे हुआ हमें सिलेबस के अंतर्गत ये पढ़ने का ज़रूरत है। क्या बाहर से कोई किसी ने आके यहाँ विकास किया था या यहाँ के स्वतः स्फूर्त यहाँ से विकास हुआ था, क्या हुआ था, हमें ये जानने का ज़रूरत है। और बहुत सारे विद्वानों ने इसके बारे में अलग अलग मत प्रतिपादित किए हैं, जिनके बारे में हमें एक एक करके देखना पड़ेगा कि किसने क्या कहा है और काफ़ी हद तक हमें स्थिति को समझने की कोशिश करना पड़ेगा कि एक्चुअल में क्या था। वो तो जब तक उसका लिपि नहीं पढ़ा जाएगा तब तक कहा जाना संभव नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद है कि हड़प्पा सभ्यता कितने बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था या कहाँ कहाँ फैला हुआ था, हमें ये भी समझने का ज़रूरत है। जैसे कि आपका पूरब में आपका आलमगीरपुर था, उत्तर में मांदा था, इधर आपका वेस्ट में आपका सुतका गेंडोर था और दक्षिण में आपका दायमाबाद था। तो पहला तो हमें ये जानना है और दूसरा किस किस स्टेट में था हमें ये भी जानना है। और ये हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो एक्सटेंट है हमें उसमें जानना है। इसके बाद हमें हड़प्पा सभ्यता का जो क्या क्या विशेषता था हमें ये भी समझने का ज़रूरत है। मतलब वहाँ का जो नगरीय सभ्यता था, वो नगर वहाँ कैसे बसा हुआ था, कौन कहाँ रहता था, कहाँ रोड था, कहाँ नाली था, कैसे नाली कटता था, कैसे बिल्डिंग बने हुए थे, किस चीज़ के बने हुए थे, हमें ये जानने का ज़रूरत है। उसके अलावा हड़प्पा सभ्यता का जो समाज था वो कैसे काम करता था, वहाँ का राजनीति कैसे काम करता था, वहाँ का जो धर्म वो कैसे काम करता था, वहाँ का जो अर्थव्यवस्था वो कैसे काम करता था, हड़प्पा सभ्यता का जो तकनीक था, जो उस समय का तकनीक का प्रयोग करते थे तो वो कैसे काम करता था। और बेसिकली हमें इतना ही जानना है क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में हमें इस सिलेबस के अंतर्गत पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। तो हड़प्पा सभ्यता में क्या क्या जानना है कि उसकी मतलब कैसे उसका ओरिजिन होता है या उत्पत्ति कैसे होता है, वो कहाँ कहाँ फैला हुआ है। ठीक है, और एंटीक्विटी यानी कि वो कब हुआ था या कब उसका उच्च स्तर पे पहुँचा, कब वो पतन हो गया, हमें ये सब जानने का ज़रूरत है। और उसके अलावा उसकी क्या क्या विशेषताएँ हैं ये जानना है बस। इसके बाद के काल में हमें ऋग्वैदिक काल में आ जाते हैं, लेकिन ऋग्वैदिक काल में हमें सिर्फ दो चीज़ मेनली 2 चीज़ जानना है। एक तो है कि आपका आर्यों का उत्पत्ति कैसे हुआ था, कि ओरिजिन ऑफ द आर्यंस कैसे हुआ था, हमें ये समझने का ज़रूरत है। इसमें भी बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं। किसी ने कहा कि अंटार्कटिका से आया था, नहीं अंटार्कटिका नहीं मतलब आर्कटिक से आया था, और किसी ने कहा था कि आपका यूरोप से आया था, किसी ने कहा कि आपका तिब्बत से आया है, और किसी ने कहा कि आर्यन बाहर से नहीं आए बल्कि यहीं के थे।
तो क्या सच्चाई है वो हम उस टॉपिक में समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद जो ऋग्वेद का जो काल है उसमें वहाँ के जो लिटरेचर का पार्ट है, जो लिटरेचर मतलब मतलब किस समय लिखा गया था और उसमें कैसे कैसे स्तर बना हुआ है वो समझना है। जैसे सबसे पहले ऋग्वेद लिखा गया था, फिर यजुर्वेद लिखा गया, फिर सामवेद लिखा गया, फिर अथर्ववेद लिखा गया और फिर उसके बाद फिर अगर ब्राह्मण लिखा गया, आरण्यक लिखा गया, उपनिषद लिखा गया और रामायण और महाभारत को भी उसी काल में रचित माना जाता है। ठीक है, कुछ लोग मानते हैं, बाकी कुछ लोग उसके बाद के काल का भी मानते हैं। तो उस समय देखेंगे कि क्या कितना सही है कितना गलत है। ठीक है, और फिर उसके अलावा है कि हमें ऋग्वेद के समाज का, हमें जो उसका अर्थव्यवस्था है वो समझना है, ऋग्वेद के कालिका समाज को समझना है और फिर उसके अलावा उस समय का जो धार्मिक स्थिति में क्या हो रहा था हमें ये समझने का जरूरत है। ऋग्वेदिक काल में राजनीतिक स्थिति में क्या हो रहा था ये हमें जानने का जरूरत नहीं है। इसके अलावा हमें उत्तर वैदिक काल के बारे में कुछ भी जानने का जरूरत नहीं है क्योंकि ये हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। और इसके बाद के काल में भारत में आपका 16 महाजनपदों का उदय हुआ था और 16 महाजनपदों में से एक लिच्छवी गणराज्य के बारे में हमें समझने का जरूरत है। और लिच्छवी गणराज्य आपका उत्तर भारत के इलाका मतलब उत्तर बिहार के इलाका में था। ठीक है, उस समय के जो महाजनपद थे वहाँ पे दो तरह से शासन किया जाता था। एक था आपका गण यानी मतलब जो रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अभी जिसे कहते हैं वो था, और दूसरा कि आपका राजतंत्र या मोनार्की था। तो लिच्छवी में आपका गणतंत्र था और दूसरा कि वहाँ पे अपना कैसा संविधान था। इस दोनों चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके अलावा महाजनपद के काल में एक और चीज़ हम पढ़ेंगे और वो है आपका मगध का उत्थान। और मगध आपका यहाँ पे था और मगध कैसे पूरे उत्तर भारत में अपने साम्राज्य का विकास कैसे कर लेता है, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस किस कारण ने मगध के उत्थान में मदद किया था। ठीक है, और मगध का उत्थान तो इतना हो गया था और फिर मगध से एक और साम्राज्य का उदय होता है, वो है आपका मौर्य साम्राज्य। और मौर्य साम्राज्य करीब इतने बड़े इलाका में फैला हुआ था। तो मौर्य साम्राज्य कहाँ कहाँ फैला हुआ था ये हमें जानने की ज़रूरत है। ये हमें एक्सटेंट ऑफ द मौर्य एम्पायर है उसमें हमें ये बताना पड़ेगा। इसके अलावा कलिंग युद्ध में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ये जानना है। उसके बाद अशोक के दिमाग में कैसे परिवर्तन आता है उस युद्ध के द्वारा, और फिर उसने धम्म का में क्या क्या प्रतिपादित किया था ये हमें समझने का जरूरत पड़ेगा। इसके अलावा हम चूंकि मौर्य अब इतना बड़ा राज्य था तो इनका विदेशों से भी संबंध था, तो हम मौर्यों के विदेशी संबंध को भी पढ़ेंगे इस सिलेबस के अंतर्गत। उसके अलावा मौर्यों के समय में हमारा साहित्य में नहीं मतलब आर्ट एंड आर्किटेक्चर या कला और मतलब स्थापत्य कला में क्या क्या काम हुआ था ये हमें जानने का जरूरत पड़ेगा। मौर्यों के बाद हम कुषाण काल के बारे में पढ़ेंगे और कुषाण काल किस क्षेत्र में फैला हुआ था और फिर उस समय की धार्मिक स्थिति क्या थी और कुषाण काल में हमारा जो कला सांस्कृतिक साहित्य मतलब स्थापत्य कला में क्या क्या काम हुआ था ये हमें जानने का ज़रूरत है। ठीक है, अब कुषाण काल के बाद हम गुप्त काल को देखेंगे कि गुप्त काल में कहाँ कहाँ हमारा गुप्त वंश का जो साम्राज्य था वो कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था। शुरुआती दौर में आपका उत्तर भारत में फैला हुआ था और बाद में समुद्रगुप्त के टाइम में आपका दक्षिण भारत तक ये टच करवाता है। शासन स्थापित नहीं रह पाता है लेकिन वहाँ तक जीतने का जरूर कोशिश किया जाता है समुद्रगुप्त के द्वारा। तो हमें कब कैसे युद्ध हुआ, कब किसको हराया, दिस दैट हमें इसमें गुप्त साम्राज्य का जो एक्सटेंट है हमें उसमें समझने का जरूरत पड़ेगा। उसके अलावा गुप्त काल में आपका साहित्य का विकास कैसे हुआ था, भाषा का विकास कैसे हुआ था या कला और स्थापत्य कला का विकास कैसे हुआ था हमें गुप्त काल में ये जानने का जरूरत पड़ेगा। इसके बाद आते हैं कि आपका हर्ष का काल आता है और हर्ष के काल में हमें हर्ष के जीवन के बारे में जानने का जरूरत पड़ेगा कि हर्ष के जीवन में कैसे कैसे क्या क्या हुआ था। उसके अलावा उसने आर्किटेक्चर वगैरह में क्या क्या काम किया था हमें, या संस्कृति के क्षेत्र में क्या क्या काम किया था हमें ये जानने का जरूरत पड़ेगा। तो ये हमें
मेनली नॉर्थ इंडिया में जानने का जरूरत है। अब साउथ इंडिया के क्षेत्र में हम दो साम्राज्य को पढ़ते हैं, एक है आपका चोल साम्राज्य और दूसरा पांड्य साम्राज्य, ये भी यहीं होता है। ठीक है, तो चोल साम्राज्य बेसिकली दो टाइम में आया था। एक था कि आपका संगम काल में, तो संगम काल वाले चोल साम्राज्य को हमें नहीं पढ़ना है। जो बाद का काल में आता है, जो पल्लव के बाद में विकास होगा, हमें जिसमें आपका राजराज प्रथम या राजेंद्र प्रथम में अगर आते हैं, हमें उस चोल काल को पढ़ना है कि उस काल में सांस्कृतिक स्थिति उस समय क्या था, या उस समय आर्ट एंड आर्किटेक्चर में क्या काम हुआ था, पहला चीज। दूसरा, ग्रामीण स्वशासन का जो पद्धति था हमारा चोल काल में, हमें वो समझना है। और तीसरा, इन चोलों का आपका बहुत सारे जो दक्षिण पूर्व के देश हैं इनसे आपका व्यापार होता था, हमें वो भी समझने का जरूरत है। तो इनका विदेशी व्यापार समझना है, इनका कला साहित्य में क्या योगदान था वो समझना है, और तीसरा कि इनका ग्रामीण स्वशासन जो कि बहुत फेमस था, हमें ये जानने का जरूरत है। ठीक है, इसके अलावा जो पल्लव यहीं पे थे, तो हमें पल्लवों के साहित्यिक विकास जो उस समय का हुआ था तो वो भी समझने का जरूरत है। कि बेसिकली वो लोग मंदिरों में कुछ काम किया था, तो मंदिर के क्षेत्र में तो क्या क्या काम हुआ था, कैसे कैसे हुआ था। जैसे कि पहले के आपका लकड़ी के काम, मतलब मंदिर वगैरह बने करते थे, और बाद में आपका पत्थर में कैसे आया, कैसे कैसे पत्थर आया, कैसे बहुत भव्य मंदिर बनने लगे या किस डिजाइन के बनने लगे, हमें सभी कुछ इस जो कला के बारे में जानेंगे, उसमें हम देखने का कोशिश करेंगे। तो ये था हमके प्राचीन भारत में हमें जेपीएससी सिलेबस में क्या क्या पढ़ने का जरूरत था। अब इसके आगे देखते हैं कि मध्यकालीन भारत में हमें क्या करने का जरूरत है। तो मध्यकाल में हम देखते हैं कि भारत में 5 तरह के लोगों ने, मतलब 5 तरह के विदेशियों ने भारत पर आक्रमण किया था। पहला क्या था आपका अरब में, ये बेसिकली ये अर्ली मेडिवल में किया था, ये बेसिकली मध्यकाल में इसको नहीं रखा जाता है। उसके बाद गजनी ने आक्रमण किया था, मोहम्मद गजनी में, ये इसका आक्रमण को पढ़ना है। गोरी के आक्रमण को पढ़ना है, मंगोल आक्रमण को पढ़ना है, और मुगलों में जो किया था उस आक्रमण को भी पढ़ना है। तो ये 5 तरह के आक्रमण हमें मुगल मतलब मध्यकालीन भारत में हमें पढ़ने का जरूरत है। ठीक है, तो इस समय अरब या गजनी है या गोरी है, इन लोगों के पहले उस समय के शासन व्यवस्था भारत में कैसा था, और इन लोगों जो बाहर से आए उन्हें कैसे सफलता मिल गया, ये हमें जानने का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा गौरी के समय ही आपका दिल्ली सल्तनत का भारत में स्थापना होता है, और दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत हमें 2 राजाओं के काम को पढ़ने का जरूरत है। एक है आपका अलाउद्दीन खिलजी और एक है आपका मोहम्मद बिन तुगलक। अलाउद्दीन खिलजी ने आपका बाजार सुधार किया था या मार्केट रिफॉर्म्स किया था, हमें वो जानने का जरूरत है। दूसरा एमबीटी ने 5 तरह के काम किए थे, क्या क्या किए थे, उसमें सफलता मिला, असफलता मिला, क्या हुआ, क्या कारण रहा, हमें वो जानने का जरूरत है। इसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ और समझ में आता है बहुत अच्छी तरह से कि अलाउद्दीन खिलजी बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन मार्केट रिफॉर्म्स को उसने बहुत ही सफलतापूर्वक लागू करवाया था। मोहम्मद बिन तुगलक बहुत ही पढ़ा लिखा इंसान था, लेकिन उसने अपने काम को जो भी कर रहा था उसे ठीक से लागू नहीं करवा पाया था। तो इसके पीछे क्या कारण रहते हैं, तो कुछ हद तक वो भी डिस्कस करेंगे। जैसे बाद के काल में भी देखते हैं तो अकबर भी बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसने बहुत अच्छे तरह से शासन किया था। तो बहुत बार दिखता है हमें कि जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं शासक हैं वो भी बहुत अच्छा से शासन कर लेते हैं, और जो कम पढ़े लिखे शासक होते हैं वो भी, मतलब जो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं वो भी ठीक से शासन नहीं कर पाते। ठीक है, और वैसे भी आज भी देखते हैं आज के काल में कि जो लोग ज़्यादा पढ़ लेते हैं वो लोग बुक्स लिखा करते हैं, और जो कम पढ़े लिखे होते हैं वो जो काम करते हैं उसी के बारे में बुक्स कौन लिखते हैं, कि जिन लोगों ने ज़्यादा पढ़ लिया है। तो ज़्यादा पढ़ा लिखा का दिमाग कैसे काम करता है, कम पढ़ा लिखा का दिमाग कैसे काम करता है, ये भी कुछ हद तक यहाँ पे दिखता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है कि मंगोल। तो मंगोल लोगों ने
कब आक्रमण किया था, कितना किया था, नहीं किया था, कितना आया, वो हमें जानेंगे यहाँ पे मंगोल वाले पे। उसके बाद फिर मुगल का आक्रमण होता है और मुगल लोगों ने यहीं पे कैसे शासन स्थापित किया था और उसके शासन के बीच में आपका शेरशाह सूरी ने अपने साम्राज्य की स्थापना कैसे किया था, उस चीज़ को देखेंगे। उसके अलावा फिर दोबारा पानीपत का युद्ध होता है और अकबर ने दोबारा कैसे सत्ता को स्थापित करता है वो देखेंगे। उसके अलावा है कि अकबर ने 2 सिस्टम लागू किया था, एक मनसबदारी और एक जागीरदारी। और ये जैसे ब्रिटिश काल का जो स्टील फ्रेम कहते हैं तो उस समय के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को कहते हैं, तो उस समय में जो आपका मनसबदारी और जागीरदारी सिस्टम था उस समय का स्टील फ्रेम कहा जाता है और उसी पे कमोबेश आपका मुगल साम्राज्य टिका हुआ था, इतना मजबूत साम्राज्य का स्थापना किया गया था। ठीक है, और इसके अलावा 2 राजाओं के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं, एक है औरंगजेब और एक है अकबर। अकबर का हम राजपूत नीति और उसके जो धार्मिक नीति थी वो पढ़ते हैं और औरंगजेब के बारे में भी वही चीज़ कि औरंगजेब का धार्मिक नीति और राजपूत नीति को पढ़ते हैं। ठीक है, उसके अलावा कि राजपूत काल में आपका, राजपूत काल नहीं बल्कि मुगल काल में आपका साहित्य और कला में कैसे काम हुआ था वो भी पढ़ेंगे। और फिर इसके बाद के काल में आपका मराठा लोग आ जाते हैं और मराठाओं का हम देखेंगे कि उनका विकास कैसे हुआ था और वो उत्तर भारत में कैसे आ गए थे, क्योंकि मराठाओं को देखिए, मराठाओं का विकास इस जगह पे हुआ था। ठीक है, तो इस जगह से ये उत्तर भारत में काफ़ी हद तक सत्ता स्थापित किया था, कुछ हद तक दक्षिण भारत में भी इन्होंने किया था। ठीक है, तो कैसे ये फैले थे वो देखना है और फिर कैसे इनका पतन हो गया वो भी देखना है। ठीक है, और इसके अलावा और था कुछ आपका मध्यकालीन भारत में, वो है कि दिल्ली सल्तनत के समय में आपका कला और स्थापत्य कला का विकास कैसे हुआ था और दिल्ली सल्तनत के बाद वाले टाइम में या उसी टाइम के आसपास में आपका उर्दू का विकास कैसे हुआ था और हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ था। हिंदी भाषा हमेशा से नहीं था, बाद में विकास हुआ है और ये इसी काल में विकास हुआ है, तो वो देखेंगे कि वो कैसे कैसे धीरे धीरे इसका विकास होता है। ठीक है, इसके अलावा ये लोग जो इतने बाहर से आए तो इनका उस समय के धर्म पे भी कुछ प्रभाव पड़ा था और जो प्रभाव पड़ा था हम उस चीज़ को भी देखेंगे और वो देखेंगे हम सूफीज़म का विकास कैसे हुआ था या सूफीवाद जो कही उसका विकास कैसे हुआ था और भक्ति का सिद्धांत जो आता है वो कैसे लागू होता है भारतीय समाज में। ठीक है, और भक्ति सिर्फ यहीं से नहीं विकास हुआ था, भक्ति का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका साउथ इंडिया का कॉन्सेप्ट है और ये प्राचीन काल के समय में ही शुरू हो गया था और ये था उसी समय आपने पढ़ा भी होगा पहले कि आपका नैनार और लरवाड़ संत आपका साउथ इंडिया में पाए जाते थे, या फिर वैष्णवाइट या शैवाइट या शैव धर्म को मानने वाले या वैष्णव धर्म को मानने वाले। शुरुआत आपका दक्षिण भारत से हुआ था, तो भक्ति का जो कॉन्सेप्ट है पहले दक्षिण भारत में आया था और दक्षिण भारत से ये कॉन्सेप्ट आपको उत्तर भारत में शिफ्ट किया था, उसके बाद पूरी तरह से ये लागू हुआ था। ठीक है, तो ये कैसे क्या हुआ था, तो किसने किया था, कैसे किया था, क्या कारण रहा, क्यों सफलता मिला था, तो इस चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे हम मध्यकालीन भारत में। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं कि आपका आधुनिक भारत में क्या करना है हमें। तो आधुनिक भारत बेसिकली जब हिस्ट्री का सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जब मुगलों का जब पतन होने लगता है या जो मुगलों के जो औरंगजेब के बाद के राजा आते हैं वहाँ से बेसिकली शुरू कर लिया जाता है, लेकिन जो झारखंड का जो जेपीएससी का सिलेबस है वो यहाँ से शुरू नहीं करता है, बल्कि वो जो विदेशी कंपनियाँ जो यूरोप से भारत आई थी उनसे वो शुरू करता है। एक ऐसे एक एक कंपनी आती हैं, क्या क्या करती हैं, कैसे करती है, उस चीज़ को समझने का कोशिश किया गया है। उसके अलावा उन कंपनियों के द्वारा यहाँ के राजाओं से कैसे लड़ाई होता है उसको भी देखा गया है और बेसिकली हम इसमें 3 तरह के लड़ाई को देखते हैं। एक है आपका प्लासी की लड़ाई, दूसरा है बक्सर की लड़ाई और तीसरा है कि आपका मैसूर में कैसे अंग्रेज जीतते हैं। ठीक है, और जीतने के क्रम में उन्होंने कुछ नीतियां भी अपनाई थी, मतलब पूरे भारत में जो साम्राज्य फैलाया अंग्रेजों ने तो कुछ नीतियों का मतलब उपयोग किया था। उसमें है कि सब्सिडरी अलायंस या सहायक संधि या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी एक व्यवगत की संधि उन लोगों ने अपनाया था और इसके द्वारा उन्होंने बहुत जगह युद्ध भी नहीं करना पड़ा और अपने साम्राज्य का इन्होंने विस्तार कर लिया था। ठीक है, तो इन नीतियों में क्या दिया गया था तो वो भी देखेंगे। इसके अलावा है कि जब ये लोग सत्ता स्थापित कर रहे थे या कर लिया तो उसके बाद है कि अब
पैसा चाहिए, पैसा चलाएगा तभी प्रशासन चलेगा, और जब प्रशासन चलाने के लिए जब पैसा मतलब कहाँ चलाएंगे तो इसी देश से उगाएंगे, मतलब निकलवाएंगे। और इसलिए उन्होंने 3 तरह का टैक्सेशन व्यवस्था को लागू किया था। एक था परमानेंट सेटलमेंट, एक था रैयतवारी सेटलमेंट, और एक था आपका महलवारी सेटलमेंट। तो देखते थे वो कैसे था। ये आपका परमानेंट सेटलमेंट का इलाका, ये आपका रैयतवाड़ी सेटलमेंट का इलाका, और ये आपका महलवाड़ी सेटलमेंट का इलाका। अब बोलेगा ये बीच बीच में क्या था, खाली क्यों था? तो बीच बीच में खाली इसलिए था क्योंकि बहुत सारे पिछली स्टेट राजा रजवाड़े जो लोकल थे वो शासन कर रहे थे, और आज़ादी के दिन तक करीब 542 रजवाड़े भारत में शासन कर रहे थे, और जिन्हें भारत में बाद में मिलाया जाएगा। ठीक है, तो ये था टैक्सेशन व्यवस्था, और इससे पैसा आने लगा। और ये जो सत्ता को स्थापित किया अंग्रेजों ने, या फिर टैक्स को भारत में उठाया, या फिर कुछ कुछ और सुधार का काम कर रहे थे भारत में, इससे मतलब काफ़ी सारा वहाँ पे जनता में असंतोष फैलता है। ठीक है, और इससे आपका कुछ लोग ट्राइबल्स लोग जो थे वो भी अंग्रेजों का विरोध करना शुरू कर देते हैं, और ट्राइबल्स ने अलग अलग समय में विरोध किया है, ये हमें जानना है। पीजेंट्स या जो किसानों ने, जो कृषक थे, उन्होंने भी इनका विरोध किया था। कब किया था, कैसे किया था, वो भी देखेंगे। इसके अलावा जो पुराने राजा और रजवाड़े थे वो उस समय 2 काम कर रहे थे। एक कर रहे थे कि वो कुछ लोग तो अंग्रेजों के चमचे बन गए थे, और दूसरे जो जिनका आत्मा थोड़ा बचा हुआ था, जागा हुआ था, वो लोग अपने आप को सुधारने की कोशिश कर रहे थे। और ये सुधारने के क्रम में इन्होंने धार्मिक और सांस्कृतिक सुधार के बहुत सारे काम किए थे। इसमें कुछ कुछ संगठनों का नाम मैं लेना चाहूँगा, जैसे कि आपका थियोसॉफिकल सोसाइटी है, चाहे ब्रह्म समाज है, आर्य समाज है, प्रार्थना समाज है। तो ये लोग थे जो कि इस समाज को सुधारने का कोशिश कर रहे थे। ठीक है, और ये वो संगठन है जो हिंदुओं ने स्थापित किया था। बाकी उसके बाद मुसलमानों ने भी कुछ काम किया था, जैसे वहाबी आंदोलन और अलीगढ़ आंदोलन, ये मुसलमानों ने किया था, और इसे भी पढ़ने का जरूरत है। इसके अलावा जब ये धर्म सुधार हो रहे थे, इसी क्रम में आपका महिलाओं के विकास के लिए भी काफ़ी सारा काम किया गया था। जैसे कि आपका सती प्रथा पे मतलब बंद करवाया गया था। जो बच्चों ने मार दिया जाता है, चाइल्ड इन्फेंटिसाइड, उसे भी रोकने का नियम बना था। उसके अलावा आपका विधवा पुनर्विवाह या जो विडो रीमैरिज एक्ट है वो भी पास किया जाता है। और इसके अलावा कि आपका जो शादी की उम्र को बढ़ाया जाता है कि थोड़ा 16 से 18 साल में शादी होगा, वो भी इसी समय लागू किया गया था। ठीक है, तो कुछ और भी किए गए थे नियम लागू, मतलब नियम बनाए गए थे सुधार के लिए, लेकिन हमें पढ़ना यही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो जब इतना सारा ये लोग सुधार कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, ठीक है, तो अचानक से पूरा समाज में एक हंगामा सा मचा हुआ था। और एक समाज वो था जो सदियों से चला आ रहा था। एक अचानक से अगर कोई इतना बदल देगा तो जाहिर है कि जनता आंदोलित होगी। और ये जो आंदोलन निकल के आता है वो 1857 के आंदोलन के रूप में आता है, या क्रांति के रूप में आता है, और वो लड़ा जाता है। और वो एक सशस्त्र विद्रोह था जिसे अंग्रेजों के द्वारा दबा दिया गया। और जब उस आंदोलन को दबा दिया जाता है तो उसके बाद तो कुछ दिन के लिए जितना आंदोलन था सब भारत में शांत हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे फिर भारत के हर भाग में कुछ कुछ करके, जैसे कि आपका ये जो बंगाल का इलाका है, महाराष्ट्र का इलाका है, या चेन्नई या जो मद्रास का इलाका है, ये सब इलाकों में कुछ कुछ आपका संगठन बनना शुरू हो जाता है। और बाद में ये संगठन 1885 में एक साथ मिलके एक कांग्रेस का निर्माण करते हैं, और कांग्रेस एक देशव्यापी संगठन बनता है। और ये जो कांग्रेस बनता है, ये आपके जो भारत की जनता था उनका जो डिमांड्स था उस चीज़ को अंग्रेजों के सामने रखते हैं, और वो उनसे पूरा करवाने की कोशिश करते हैं। तो कांग्रेस में भी 2 धड़े निकल के आते हैं। शुरुआती दौर में आपका जो मॉडरेट्स थे या जो नरम दल वाले थे वे आते हैं, और वो प्रे पिटिशन प्रेयर करके आपका वो अंग्रेजों से काम निकलवाने की कोशिश करते हैं। कुछ हद तक सफलता मिलती है, कुछ हद तक नहीं मिलती है। इससे भारतीय जनता में असंतोष होता है, और कुछ जो थोड़े से गर्म वाले थे वो फिर बोलते हैं कि नहीं, हम इस स्थिति से नहीं काम करेंगे, हमें थोड़ा सा एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए। फिर वो जुलूस वगैरह करना शुरू कर देते हैं, और बहिष्कार वगैरह करने लगते हैं, और धरना हड़ताल वगैरह देने लगते हैं। और ये आपका गर्म दल का काम, और गर्म दल का लोग ये लोग बेसिकली काम करते थे। तो 2 धड़े आ गए, एक मॉडरेट्स आ गए, एक एक्सट्रीमिस्ट आ गए, यानी नरम दल और गर्म दल आ गए। सिलेबस में हमें क्रांतिकारी आंदोलन को नहीं पढ़ना है। जो सशस्त्र और जो चल रहा था, जो बम गोला वाला चल रहा था, वो सिलेबस का हमारा हिस्सा नहीं है। ठीक है,
और इसके अलावा जो नरम दल वाला जो फेज ना गर्म दल वाला जो फेज चल रहा था, इसमें 2-3 काम और होते हैं कि एक तो हमें स्वदेशी आंदोलन जो बंगाल विभाजन के बाद शुरू हुआ था वो हमें पढ़ना है। इसके अलावा होम रूल लीग मूवमेंट जो चला था 1917 में वो भी पढ़ना है। उसके अलावा जो खिलाफत आंदोलन हुआ था, जो तुर्की में खलीफा को हटा दिया गया था, उसके बाद जो भारत में शुरू हुआ था, उसे भी पढ़ना है। और इसके बाद है कि इस समय के आते आते आपका गांधी का हमारा भारतीय पॉलिटिक्स में आपका एंट्री हो गया था, और जो गांधी ने 6 आंदोलन भारत में किए थे उन सभी को पढ़ना है। तो 3 तो बहुत छोटे छोटे थे, जैसे खेड़ा है, चंपारण है और आपका अहमदाबाद है, ये तीनों को पढ़ना है। उसके अलावा जो 3 जो बड़े आंदोलन किए थे, जैसे आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या आपका असहयोग आंदोलन या फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि आपका भारत छोड़ो आंदोलन, इन 6 आंदोलन को करना है गांधी वाले फेज में। उसके बाद है कि हमें पार्टीशन ऑफ इंडिया भी करना है, जो कि ये जो स्वतंत्रता का मूवमेंट हो रहा था, इसी बीच में आपका एक और लाइन चल रहा था जो कम्युनल लाइन था, जो अंग्रेजों ने यहाँ के हिंदू मुस्लिम को फुट डालो राज करो नीति के तहत इस सिद्धांत को डाला था और इसमें जनता में फैलाया भी था। जिसके तहत हम उस जगह तक पहुँच जाते हैं कि देश 2 भाग में टूट जाता है। तो हमें पार्टीशन ऑफ इंडिया भी पढ़ना है, और जब भारत आज़ाद हो जाता है तो इसके बाद हमें 4 टॉपिक करना है। पहला, जो प्रिंसली स्टेट थे, जो राजा रजवाड़े थे, उन्हें भारत में कैसे मिलाया गया, कैसे एक एक करके मिलाया जाता है, हमें वो जानने का जरूरत है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ और है कि जो भारत का जो दिक्कत हमें पाकिस्तान के साथ इतना ज़्यादा हो रहा है, हम उस चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से इसमें समझ जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा जूनागढ़ में क्या हुआ था या जो हैदराबाद में क्या हुआ था, इस चीज़ को भी हम समझेंगे जब इस प्रिंसली स्टेट को जब मिलाने का काम होगा तो उस चीज़ को देखेंगे। ठीक है। और इसके अलावा है कि जैसे ही भारत आज़ाद होता है, बहुत सारे लोग मतलब भाषा के नाम पे अलग अलग राज्य मर्याद क्षेत्र बनाने का मांग करने लगते हैं। उस चीज़ को भी कैसे कंट्रोल किया जाता है और कैसे उन सभी मतलब विघटनकारी ताकतों को एक साथ मिला के रखने की कोशिश किया जाता है, वो हम देखते हैं। आपका मतलब कैसे लिंग्विस्टिक स्टेट्स को मतलब मिला के रखने की कोशिश किया जाता है उसमें। उसके अलावा आता है कि उस समय दुनिया 2 धड़े में बंटा हुआ था। एक था कैपिटलिस्ट कंट्रीज जो कि आपका अमेरिका के साथ था, एक था आपका सोशलिस्ट ग्रुप जो कि रशिया के साथ था, यानी जो यूएसएसआर के साथ था। ठीक है। तो कुछ देशों ने मिलकर निर्णय किया था कि हमें दोनों में से किसी धड़े में हिस्सा नहीं बनना है, इसे पिसने का जरूरत नहीं है, हमें स्वतंत्र रास्ता निकालना चाहिए अपने विकास के लिए। और उसके लिए नॉन अलाइंड मूवमेंट या गुट निरपेक्षता का नीति बना था, और भारत ने उस रास्ते पर चलना स्वीकार किया था। और नेहरू और इंदिरा गांधी के काल में हमें किस तरह उस रास्ते पर चलते हैं वो भी हमें पढ़ने की ज़रूरत है। उसके अलावा आधुनिक भारत का लास्ट टॉपिक है कि हमें जो बांग्लादेश का जो स्वतंत्रता संग्राम था वो कैसे हुआ, ये भी हमें जानने का ज़रूरत है। ठीक है। अब इसके बाद आते हैं जो चौथा पॉइंट है इसका, वो है झारखंड का इतिहास। तो झारखंड के इतिहास में सबसे पहला टॉपिक जो हमें करना है वो है हमें आदि धर्म या सरना धर्म। तो झारखंड के जो आदिवासी हैं इनका एक अपना, ये लोग मानते हैं कि इनका एक अपना अलग धर्म है। और अभी हाल में तो विधानसभा में पास करा के सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी भेजा गया है कि जो जनगणना है उसमें आपका सरना धर्म के लिए एक अलग से कॉलम बनना चाहिए। तो कुछ लोग मानते हैं कि सरना धर्म एक अलग धर्म है, कुछ लोग मानते हैं कि नहीं, सरना धर्म हिंदू धर्म का हिस्सा है। तो कैसे क्या है, क्या डायनेमिक्स है, उस चीज़ को हम जब टॉपिक करेंगे तो समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है। और इसके बाद है कि हम सदानों के बारे में भी इसमें पढ़ेंगे कि सदान कौन थे, क्या थे, इनकी संस्कृति क्या थी। ठीक है। और सदान बेसिकली कौन थे वो तो पीढ़ी में पढ़ चुके हैं, तो ज़्यादा डिटेल में अभी क्या बताएं। ठीक है। इसके अलावा नागपुरी भाषा का विकास कैसा होता है ये भी हम इतिहास के बारे में, इतिहास में जानने का कोशिश करेंगे। ठीक है। और इसके अलावा है जो झारखंड के जो ट्राइबल्स थे उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में कैसे भाग लिया, कब कब भाग लिया, इस चीज़ को हम डिटेल में जानेंगे। लेकिन उसमें से भी 2 आंदोलन जो कि बिरसा मुंडा ने किया था और जो ताना भगत ने किया था, इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा झारखंड के सभी वर्गों ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में किस तरह हिस्सा लिया था, किसने लिया था, कब लिया था, क्या किया था, इस चीज़ को भी हम झारखंड के इतिहास के अंतर्गत पढ़ेंगे।
तो हमें इतना सारा चीज़, हमें जो जेपीएससी का जो मेंस का सिलेबस है हिस्ट्री का, उसमें हमें पढ़ने का ज़रूरत है। और इतना ये कुछ दिन बाद, मतलब एक दो दिन बाद हम उसे शुरू करेंगे हिस्ट्री को। और बाकी अगले क्लास में देखते हैं, अगले वीडियो में, कि ज्योग्राफी का सिलेबस में हमें क्या करने का ज़रूरत है।